हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है कस्टम क्लासेस में। कल हम लोग अपना डेप्रिसिएशन पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग आगे मूव ऑन कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की तरफ। यहाँ पर मैं आपको 2 वीडियोस में, ठीक है, 2 लेक्चर्स में आपको पूरा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज करवा दूँगी। ठीक है, जिनको रिवाइज़ करना है उनका रिवाइज़ भी हो जाएगा और जिनको कुछ नहीं आता उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मैं आपको फाइनल अकाउंट्स की बात कराऊंगी, रीज़न बीइंग क्योंकि इस वक्त फाइनल अकाउंट्स ज़्यादा कंसर्न है बच्चों का, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 छोटी छोटी वीडियोस का पार्ट होगा जो मैं आपको पैरेलल डाल दूंगी उसके फाइनल अकाउंट्स के। ठीक है, तो अब हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो, हम लोगों को सिर्फ अकाउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज की पढ़नी है, लेकिन ये है क्या चीज़? ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या टर्म है, क्या इसका यूज़ है, पर्पस है, किस वजह से हम इसे अकाउंट्स में पढ़ते हैं, ये अपन देखो। हमने अभी तक जितने भी अपने अकाउंट्स पढ़ी है, हमारा बिजनेस 2 टर्म्स के इर्द गिर्द ही हमेशा चक्कर लगाता रहता है। दैट इज योर सेल्स एंड परचेज। ठीक है, सेल्स और परचेज के आसपास ही आप लोगों की पूरी ट्रांजैक्शंस घूमती है। कुछ हमने सेल किया, कुछ हमने परचेज किया, कुछ हमने परचेज किया उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो, उसको सेल किया उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस बताओ, है ना। और ये सारी कहानी सेल और परचेज की स्टार्ट कहाँ से होती है? ये स्टार्ट होती है आप लोगों की जब आप लोग स्टार्ट करते हो कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। अब जिनको ये लगता है कि बैंक सेल्स कहाँ आती है या फिर बैंक परचेजेस क्या आती हैं, वो कैश में ही आपकी आ जाती हैं, है ना। तो 2 ही बेसिस हुआ करते थे हम लोगों के अपनी ट्रांजेक्शन्स करने के, या तो वो कैश की होती थी, ठीक है, या फिर वो हमारी क्रेडिट बेसिस पे होती थी। तो यहाँ पर हम लोग सेल्स करते थे जब क्रेडिट पे, तो हम लोग किस नाम से उसको अपने अकाउंट्स में शो करते हैं? डेटर्स के नाम से। ओके, और जब हम लोग परचेज करते हैं क्रेडिट पे, तो वो आपकी क्या बन जाती है? उसको आप किस नाम से एंटर करते हो? क्रेडिटर्स के नाम से। अब जरा मुझे एक बात बताओ, जो आपने बेचा, ठीक है, आपने गुड्स बेचे, ठीक है, ए हो आप और आपने बी को गुड्स बेचे, तो ये ए के लिए तो सेल हो गई, ठीक है, क्रेडिट सेल की बात कर रहे हैं हम बस, ठीक है, क्रेडिट सेल हो गई। तो बी के लिए तो ये परचेज हो गई ना, है ना, बी के लिए तो परचेज हो गई, कौन सी? क्रेडिट परचेज। अब देखो, जब हमारी पेमेंट कैश में होती थी तो कैश की दुनिया बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, साथ के साथ सब कुछ सेटल हुआ करता था। लेकिन अब हमारी बात आती है, अब बात ये आती है कि हम लोगों को क्रेडिट में ट्रांजैक्शंस करनी है, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन के साथ साथ एक आता है डर। क्या डर? कि कल को ये बंदा ना हमारा सामान लेके ना भाग जाए, ठीक है, आपके पैसे ना लेके भाग जाए। जैसे आपने सामान बेच दिया, सबसे ज्यादा उधार पे, ठीक है, उधार पे सबसे ज्यादा डर ही इस बात का लगता है कि कहीं हमारे पैसे ना मर जाए, ठीक है, मतलब ये सामान तो ले गया और कहीं ये पैसे देने से ना मुकर जाए। ठीक है, तो पहले क्या हुआ करता था? पहले हम लोग उसको लिखवा के अपनी ही बुक में, कि जैसे सपोज हमने कुछ सामान बेचा कि आज तारीख होगी 27 फरवरी को हमने यहाँ लिख दिया कि मैंने ए को सामान बेचा इतने का, ठीक है, तो वो यहाँ पर साइन कर जाता है कि हाँ मैंने इस दिन सामान बेच दिया, और इस दिन हम लोग एंट्री कर देते थे कि हाँ इस दिन ये मेरे को पैसे वापस कर दिया, ठीक है, और उससे साइन करवा लेते थे। उस तरीके के प्रोसेस को उस जमाने में कुछ और कहा करते थे। अब बात ये आई, अब ये चीज सिर्फ 1 या 2 चीजों में नहीं होने लगी, 1 या 2 जनों के साथ नहीं होने लगी। सपोज अब आपके सामान ही है सिर्फ 500-1000 रुपए का, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती, ठीक है, लेकिन वहीं आपका लॉस हो जाए करोड़ों का, ठीक है, करोड़ों का सामान आपका डूब गया, ठीक है, कोई पैसे देने किसी को अपने सामान बेचा था करोड़ों का, तो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे, उसके लिए प्रूफ चाहिए होते हैं, ठीक है, कि तुम मुझसे सामान खरीद के गए, ठीक है, अब तुम्हें पैसा देना है, तो इस चीज का मुझे प्रूफ करो कि तुम मुझे पैसा दोगे, ठीक है। अब हर कोई इंसान तो आपका ऐसा नहीं होता जिससे आप लोग बार बार ट्रांजेक्शन्स करते हो, कोई नए भी आपके कस्टमर्स आते हैं, कोई नए भी वो लोग आते हैं जिनसे आप लोग पहली बार उस पर डील करने वाले हो, तो उस पर भरोसा नहीं होता, ठीक है। फिर बात ये आई, ऐसे तो हम लोग जो नए बिजनेस में आए हैं लोग, ठीक है, अभी अभी मार्केट में हुए हैं या फिर नए कस्टमर बने हैं, उन पे तो हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए भरोसा ही नहीं कर सकते, है ना। तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका निकल कर आया कि चलो बैठ के ना बीच की बात निकालते हैं, ठीक है, ना तो तुम्हारी ना मेरी, ना मैं मनमानी करूंगा इस चीज को लेके कि मैं तुम्हें सामान नहीं बेचता, और ना ही मैं इस चीज को तुम्हारी पूरी बात मानूंगा कि बिना किसी प्रूफ पे
मैं तुम्हें ऐसे ही करोड़ों का सामान बेच दूं। ठीक है, अब बात आती है क्या यहाँ से जरूरत निकल कर आई कि हम लोग बीच का कोई रास्ता निकालें। ठीक है, बीच का रास्ता निकालें तो हमें नेगोशिएशन करना था। ठीक है, कुछ अपनी मांगे कम करनी थी, कुछ उसकी मांगे मांगनी थी, कुछ उसकी मांगे हमें हटानी थी और कुछ अपनी मांगे रखनी थी। ठीक है, तो इस चीज के लिए हमें नेगोशिएशन एक चीज की जरूरत पड़ी और यहीं पर हमारी लीगल फ्रेमवर्क डाला गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने पूरा एक्ट बनाया गया, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ उसको फ्रेम किया गया ताकि हर कोई इसके अंदर बाध्य हो जाए और हर कोई इसको माने। अगर इन फ्यूचर किसी इस ट्रांजैक्शन में कहीं डिफॉल्ट आ जाता है कि ये लीगली भी अगर आपने पैसे देने से मना कर दिया तो वो कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस कर सके। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस फॉलो करने के लिए हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स आए। ठीक है, तो क्योंकि हमें डर ये था, जो क्रेडिट पे सेल कर रहा है वो भी, उसको डर ये था कि कहीं कल को ये पैसे देने से मुकर ना जाए, हमेशा से यही डर रहता था, है ना। तो इस चीज को सेटल करने के लिए, इस डर को कम करने के लिए एक एश्योरेंस चाहिए था और एश्योरेंस होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पे। ठीक है, अब एश्योरेंस मांगा किसने, ठीक है, डिपेंड करता है उस चीज पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग सेल के उसमें देखो, अगर एश्योरेंस, ठीक है, फ्यूचर पेमेंट के आगे भविष्य में तुम मुझे, आगे आने वाले टाइम में तुम मुझे पेमेंट करोगे, इस चीज का सेल के, क्रेडिट सेल के टाइम पे अगर एश्योरेंस मांगा है किसने, आपसे एश्योरेंस मांगा है सेलर ने, मतलब आपने बेचा तो ए ने जब एश्योरेंस मांगा अपने डेटर से, ठीक है, बी से, क्योंकि ये बी ए का क्या है, डेटर, है ना, और ए बी का क्या है, क्रेडिटर। ठीक है, एक ही चीज में समझना, अलग अलग मत समझो, क्योंकि क्वेश्चंस भी आपके ऐसे ही आते हैं जहां आपको दोनों के बुक्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी होती हैं। ओके, तो अब जब सेल की पॉइंट ऑफ व्यू पे आई, मतलब जब हम ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर ए ने डिमांड करी है, ठीक है, अगर ए को एश्योरेंस चाहिए, ठीक है, जब हमने सामान बेचा, ठीक है, सपोज 1 करोड़ का हमने उसको कोई भी फर्नीचर बेचा, ठीक है, तो उस वक्त एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल, अगर सेलर ने, ठीक है, सेलर ने मतलब ए ने अगर ये डिमांड करी है, ये ऑर्डर किया है अपने डेटर को, मतलब बी को, कि तुम मुझे इतने महीने बाद पैसे दोगे, भले अभी तुम क्रेडिट पे लेके जा रहे हो। अगर सेलर ऑर्डर करता है डेटर को कि तुम मुझे पैसा दोगे एक पीरियड के बाद, ठीक है, सपोज 3 महीने बाद, तो उसे हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से पढ़ते हैं और अपने नाम उसमें बुक में रिकॉर्ड करते हैं बिल्स रिसीवेबल के नाम से। ठीक है, और अगर सपोज अब आपका जो डेटर था बी, उसको पहले से ही समझ में आता था कि भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसने कहा कि भाई साहब आप टेंशन मत लो कि 3 महीने बाद मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको आपके सारे के सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, उसने ये प्रॉमिस किया। तो अगर जिसने डेटर जिसको पेमेंट करनी थी उसने अगर प्रॉमिस कर दिया तो उसे कहते हैं हम लोग प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, मतलब जिसने सामान बेचा, ठीक है, जिसने सामान बेचा उसने अगर तुमसे ऑर्डर किया जिससे उसको पैसे लेने थे कि मुझे पैसे वापस करोगे तुम इतने पीरियड बाद, तो उसे कहते हैं हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेकिन जिसने सामान खरीदा, ठीक है, जिसने सामान खरीदा, जिसको पैसे पे करने थे, उसने ये प्रॉमिस कर दिया, अपने वचन दे दिए, ठीक है, कसम खाली सामान के ऊपर हाथ रखकर, तो अगर वो प्रॉमिस करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। अब क्योंकि ये भाषा है, ये अकाउंट्स है, और ठीक है हमारी पूरी जो प्रोसीजर चलती है हर चीज़ की, वो मौखिक मतलब बोले हुए शब्दों पे विश्वास नहीं करती, हर चीज़ को आपको लिखित में देना होता है, मतलब रिटर्न देना होता है। ओके, इसलिए ये चीज़ें भी आपकी रिटर्न नोट्स ही होती हैं और साइंड होती हैं। ठीक है, आप लोग साइन करते हो इस पर। अब आते हैं हम लोग परचेज के केस में। अब परचेज का केस हमारा कैसा होता है? परचेज का केस हमारा ये हो गया कि अगर एश्योरेंस चाहिए फ्यूचर पेमेंट की, अब मैंने सामान बेचा, ठीक है, मतलब सामान खरीदा बी ने, तो सामान खरीदा बी ने क्रेडिट पे, ठीक है, सामान खरीदा बी ने क्रेडिट पे, तो जरा मुझे इसकी एक बार परचेज की एंट्री बता दोगे बी की बुक्स में? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू किसके बुक्स में गया? बताओ बताओ, कौन क्रेडिटर बना है इसका? एज अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री करेगा अपने उसमें। तो अब इसने क्रेडिट परचेज की है, अब
क्रेडिट परचेज में डिमांड कौन करेगा पेमेंट की? जिसने तुम्हें सामान बेचा, मतलब ए डिमांड करेगा ना पैसे की। तो अगर तुम्हारे क्रेडिटर ने, मतलब बी का क्रेडिटर कौन था? ए। अगर उसने पैसे के लिए ऑर्डर किया है तुम्हें, ठीक है, कि तुम मुझे 3 महीने बाद पेमेंट करोगे, अभी तो तुमने सामान परचेज कर लिया क्रेडिट पे, तो उसे हम लोग कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेकिन जो जिसने परचेज किया है ना बी, वो अपनी बुक में उसको रिकॉर्ड करेगा किस नाम से? बिल्स पेबल के नाम से, ठीक है, क्योंकि उसको पैसे देने हैं, उसको ए को पैसे देने हैं, इसलिए वो पेबल के नाम से करेगा। और सेल्स में ए को बी से पैसे लेने हैं, वो अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा बिल्स रिसीवेबल के नाम से, क्योंकि पैसे आने वाले हैं, ठीक है, तो वो अच्छी बात है। नाउ अब जो बी है, ठीक है, जिसने क्रेडिट पे परचेज किया, ठीक है, जिसने क्रेडिट पे परचेज किया, अगर वो ये कह दे कि मैं टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन पे ये कह दे कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है, लिख के देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मैं 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। आई गेस इतनी चीज अब आपको 100% क्लियर होगी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, अब ये तो हो गई कि यार ये क्या चीज होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा और ब्रॉडली पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अब तो सबसे पहले देखो कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक ऑर्डर, मतलब आपको जिस आपने ऑर्डर किया, अगर आप सेलर हो, ठीक है, या फिर आपको ऑर्डर मिला अगर आपने क्रेडिट पे परचेज किया, ठीक है, तो ये एक ऑर्डर होता है जो कि इस सेलर ऑफ गुड्स ही दे सकता है, जिसने सामान बेचा, ठीक है, भले आप उसे अपने उस पे क्रेडिटर के नाम से रिकॉर्ड कर रहे हो, है ना, बट वो हमेशा सेलर ऑफ गुड्स ही रहेगा, जिसको ये ऑर्डर करता है दूसरी पार्टी को, जिसको पैसा देना है कि मेरे पैसे दे देना, ठीक है, 3 महीने बाद, और ये चीजें लिख के साइन करके देके जाओ मुझे स्टैंप के साथ। ओके, अब प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट एक अंडरटेकिंग होती है। अंडरटेकिंग को हम लोग सरल भाषा में कहें तो लीगल प्रॉमिस, ठीक है, एक लीगल प्रॉमिस वादा होता है कि वो भी लीगल है, तो इसका मतलब रिटर्न जाएगा, ठीक है, विद साइन एंड स्टैम्प और डेट और सब कुछ लिखा जाएगा उस प्रॉमिसरी नोट पे, ठीक है, सब कुछ मेंशन करके साइन करवाया जाएगा, साइन करके दिया जाएगा, ठीक है, कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? हमारा एक लीगल प्रॉमिस होता है, और ये क्या होता है? एक ऑर्डर होता है। नाउ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी 3 पार्टीज होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी 3 पार्टीज हम लोग पढ़ते हैं इसमें? बहुत प्यारे इस चीज को हम लोग एक बहुत प्यारे एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, आपने अपने किसी भी 3 दोस्तों का नाम ले लो, ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं अपन आस्था, ठीक है, आस्था ये हो गई, और ये हो गई आपकी पूजा, और ये हो गई आपकी सिमरन, ठीक है, ये 3 लड़कियां हो गई। अब आस्था ने पूजा से सामान खरीदा, ठीक है, परचेज किया, कौन सा? क्रेडिट। अब बताओ, आस्था के लिए पूजा क्या बन गई? उसकी क्रेडिटर। हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा? आस्था पे रहेगा, ठीक है। आस्था ने सामान बेचा सिमरन को, ठीक है, तो सिमरन आस्था की क्या बन गई? डेटर बन गई, ठीक है। अब ये सेम जो परचेज और सेल की जो बात थी वो एक ही दिन पे हुई, से 27 फेब को ही हुई बस। ओके, अब बात क्या आती है? अब इसको पैसे देने थे, और परचेज और सेल की अमाउंट भी सपोज सेम ही थी कि इसने 1000 रुपए के गुड्स इससे खरीदे और 1000 रुपए के गुड्स इसको बेच दिए। ओके, अब देखो, सिर्फ आस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ठीक है, आस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। अब ये सेलर है, ठीक है, तो सेलर है, इसने बिल ड्रॉ किया, ठीक है, इसने बोला सिमरन से कि तू मुझे पैसे देगी 3 महीने बाद, ठीक है, तो उसने उसको ऑर्डर किया। ओके, तो इसने डिमांड की पेमेंट की सिमरन से, ठीक है, अभी पूजा को मत सोचना बिल्कुल भी, तो इसने सिमरन से पेमेंट की डिमांड करी। तो जो पेमेंट की डिमांड करता है, ठीक है, जो ऑर्डर करता है इस चीज का कि तुम मुझे पैसे दोगे, ठीक है, वो क्या होता है? ड्रॉअर, ठीक है, वो ड्रॉअर होता है। जिसने पैसे देने होते हैं, ठीक है, जो पेमेंट करेगा वो कौन होगा? ड्रॉई, ठीक है, जिसने आपको पैसे देने होते हैं वो होता है आपका ड्रॉई। ओके, अब जिसको पैसे मिलेंगे, ठीक है, जो जिसको पैसे मिलेंगे वो होता है आपका पेई। अब इस केस में देखो, अगर सपोज पूजा एग्जिस्ट ही नहीं करती थी,
ठीक है, आस्था ने सिमरन को गुड्स बेचे, ठीक है, आस्था ने सिमरन को गुड्स बेचे जिसमें से उसने पैसे मांगे। अगर सिमरन डायरेक्टली आस्था को ही पे कर देगी तो इस केस में पेई कौन बन जाएगा? जिसको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, जिसको पैसे मिल रहे हैं उसको हमने पेई बोला, तो जिसको पैसे मिल रहे हैं आस्था ही मेरी पेई हो जाएगी। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इसने क्योंकि 1000 रुपए पूजा को भी देने थे, ठीक है, अब क्रेडिट पे परचेज किया है तो आस्था पूजा को भी पे करेगी। तो ये क्या बोल रही है, ऐसा करना सिमरन तू मुझे मत पैसे दे, तू डायरेक्टली पूजा को ही दे दे। ठीक है, बात किन दोनों के बीच में हो रही है? आस्था और सिमरन के बीच में हो रही है, लेकिन ये पैसे देने को किसको कह रही है? पूजा को दे रही है। ठीक है, पूजा को बोल रही है कि तू पूजा को पेमेंट कर दे। क्या इतना लंबा रूट कर रही है कि मैं तुझसे लूं फिर मैं पूजा को दूं? इससे बढ़िया है कि तू ऐसा कर सिमरन, तू पूजा को ही पे कर दे। तो इस केस में रिसीवर कौन हुआ अमाउंट का? पूजा। तो इस वक्त थर्ड पर्सन बन गई आपकी पेई। तो जरूरी नहीं है जो आपका ड्रॉर हो, जिसने बिल ड्रॉ किया हो, जिसने डिमांड करी हो पैसे की, वही पेई हो। ठीक है, थर्ड पर्सन भी पेई हो सकता है। ओके, अब क्या ये चीज जब बिल ऑफ एक्सचेंज, एक चीज याद रखने वाली है, जब हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है, जब बिल्स पेबल बनेगा और बिल्स रिसीवेबल बनेगा, दोनों बनते हैं, तो उसमें क्या पूजा का नाम मेंशन होगा? हाँ होगा। ये एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल, मतलब जब आपका बिल बनता है उसी वक्त ही लिखा जाता है कि ये 3 महीने बाद पेमेंट किसको करेगी? पूजा को जाके करेगी। ठीक है, ये एंडोर्समेंट का केस है, इसको छोड़ दो, अभी इतना मत डिटेल में जाना। अभी मतलब हमने 3 टर्म्स को समझ लिया कि ड्रॉअर कौन होता है? जिसने डिमांड किया है पेमेंट का कि मेरे को पैसा दो, पैसा लाओ, हमका पैसा चाहिए। ठीक है, ड्रॉई कौन होता है? जिसको पैसा पे करना होता है। ओके, और पेई कौन होता है? जिसको अल्टीमेटली पेमेंट रिसीव होती है। अब वो आपका कोई भी बंदा हो सकता है, ठीक है, कोई बैंक फर्म कुछ भी हो सकती है। वो हो गई आपकी क्या कहते हैं इसे? पेई। अब प्रॉमिसरी नोट में क्या केस होता है? प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ 2 ही लोग होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका मेकर, या जिसको आप ड्रॉअर भी कहते हो। ठीक है, मोस्टली हम लोग उसको मेकर के नाम से ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर हमें कंफ्यूजन हो जाती है इसमें ड्रॉअर और इसमें ड्रॉअर में, क्योंकि इन दोनों के बिल्स बनाने वाले 2 लोग होते हैं। ठीक है, अब देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जिसने पैसे मांगे थे, ठीक है, जिसने आगे बढ़ के पहले ट्रांजैक्शन बिल ऑफ एक्सचेंज की स्टार्ट की थी, वो ड्रॉअर था। ठीक है, उसने बिल बनाया। लेकिन यहां पर प्रॉमिस किसने किया? जिसको पेमेंट करनी होती है। ठीक है, जिसको पेमेंट करनी होती है वो उसका मेकर होता है। तो जिसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको इतने डेट के बाद पैसा पे कर दूंगा, वो ही आपका बिल बनाने वाला होता है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि, अब इसमें एक और डिफरेंस होता है, ये जो साइन है ये करवाएगा इससे कि भैया हमने वादा किया है, तुम साइन करोगे। लेकिन इसके केस में जब इसने प्रॉमिस कर दिया पैसे देने का, तो इसको जरूरत नहीं है कि इसको जिसने पैसे रिसीव करने हैं, दूसरी पार्टी जो है, उससे साइन करवाए जाए। ठीक है, क्योंकि जिसको पैसे देना है उसने अल्टीमेटली ही हाथ जोड़ दिया है कि हाँ भैया मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, ज्यादा परेशान ना हो। ओके, अब इसमें पेई कौन होता है? पेई वही बंदा होता है जिसको पैसा मिलेगा। अब वो दूसरा पर्सन भी हो सकता है, या फिर जिसने सामान बेचा है वो भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको रीड मार लो, स्टॉप करके पॉज करके इसको एक बार रीड मार लो, इतने समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई आपकी थ्योरी की बात। ठीक है, जो थ्योरी का लेक्चर था ये हो गया अब आपका। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? क्या क्लास आज की हमारी खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि मुझे आपको 2 क्लासेस में खत्म करवाना है। ठीक है, तो जिनको अब इससे ज्यादा पढ़ा नहीं जा रहा वो कल देख लेना बाकी की वीडियो, लेकिन जो अपना पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज रिवाइज करने के लिए बैठे हैं वो आगे की वीडियो तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ओके, क्योंकि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अकाउंटिंग पढ़नी है, हमारे सिलेबस का पार्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इसी की ही अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होती है, तो इसके बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे। ठीक है, जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने वाली हूँ उसकी बेसिक टर्म्स। ठीक है, जो बाकी की भी जितनी भी सारी चीजें आती हैं, डिसऑर्डर होना और जो भी चीजें हैं, वो मैं आपको कल वाली क्लास में करवाऊंगी। आज हम लोग सिर्फ जो आपका पीरियड कैलकुलेट करना, या ड्यू डेट कैलकुलेट करना, या मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है उसे कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो आज हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, टर्म ऑफ बिल सबसे पहली हमारी है। टर्म ऑफ बिल क्या होती है? जिस दिन बिल बना, ठीक है, जिस दिन बिल बना और जिस दिन उसकी पेमेंट रिसीव हुई, ठीक है, जिस दिन उसकी पेमेंट रिसीव होनी है, जो उस पर डेट लिखी हुई है, जैसे
सपोज अब जैसे आज हुई 27 तारीख, मैंने बोला 27 तारीख को हम लोग करेंगे अब, तो 27 तारीख में 3 महीने बाद आप लोग पेमेंट कर देना, ठीक है। तो 27 तारीख में 3 महीने ऐड कर दो, ग्रेस वाला हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। 3 महीने मतलब आपकी कौन सी चल रही है, फरवरी, मार्च की, अप्रैल की, मई की, मतलब 27 मई को मेरे को पेमेंट कर देना। तो 3 महीने, ठीक है, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ मतलब 27 फेब, और जिस दिन उसकी पेमेंट ड्यू थी कि मतलब 27 मई को आप लोग पेमेंट करोगे, ठीक है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसे कहते हैं हम टर्म ऑफ बिल, ठीक है। टर्म ऑफ बिल कि कितना आपका ड्यूरेशन रहा है, ओके। अब ड्यू डेट कौन सी होती है, जिस दिन आपको पेमेंट देनी है, जैसे इसमें 27 मई थी, ठीक है, 27 मई जिस दिन आपकी ड्यू डेट, तो ड्यू डेट कौन सी हो गई, जिस दिन आपके बिल में लिखा हुआ है कि इस दिन आपको मुझे पेमेंट देनी है, ठीक है। डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि जिस दिन पेमेंट करनी है वो सपोज कोई पब्लिक हॉलीडे बन जाए, ठीक है, या फिर कोई बैंक की छुट्टी हो जाए, या फिर संडे पड़ जाए, तो उसके केस में क्या होगा, सपोज अब 27 मई आपकी पड़ गई उसकी संडे की, ठीक है। अब 27 मई को उसको पेमेंट देनी थी, लेकिन जब बिल ड्रॉ किया था उस वक्त इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि 27 मई को वो है संडे है, तो क्या आप उसको ये उसके ऊपर केस कर दोगे कि तुमने ड्यू डेट में मुझे पैसा नहीं दिया? नहीं, उसके केस में क्या होता है कि 3 दिन की मोहलत और दे दी जाती है। तो डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है, 3 दिन एक्स्ट्रा या फिर 3 दिन की मोहलत और दे दी जाती है, ठीक है। अब इसमें कुछ केसेस होते हैं, वो लोग हम जब कैलकुलेशन में पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होती है, डेट ऑफ मैच्योरिटी होती है, जैसे ड्यू डेट हो गई आपकी 27 मई, ठीक है, उसमें आपने 3 दिन और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, ठीक है, तो 27, 28, 29, 30, तो इस वक्त आपकी मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है, मतलब अब ये इस बिल के खत्म होने का समय आ गया, अब इसके आगे हम इसे एक्सटेंड नहीं करेंगे इस बिल को, अब बनेगा तो ये कैंसिल होगा और नया बनेगा, लेकिन अब इस बिल की जिंदगी जो है वो यहीं तक रहेगी, कब तक, 30 मई तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब हम लोग इसमें कुछ केसेस देखेंगे जिसमें मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊंगी, ओके। देखो हमारे 5 केसेस होते हैं ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट को कैलकुलेट करने के, ठीक है, जिसमें से एक नोट है, वो मैं सबसे एंड में बताऊंगी क्या नोट है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। अगर बिल पे, ठीक है, बिल पे पेमेंट की डेट मेंशन है कि इस स्पेसिफिक डेट पे ही आप लोग इसको पे कर सकते हो, ठीक है, ये स्पेसिफिक डेट मुझे मेंशन है, उसी पे ही सिर्फ आप लोग इसे पे करोगे, तो वो क्या हो जाएगी, ड्यू डेट क्या हो जाएगी, वही स्पेसिफिक डेट, ठीक है। ड्यू डेट मतलब जिस दिन वो पेमेंट होना उसका पक्का हुआ है, ठीक है, वही स्पेसिफिक डेट हो जाएगी। और मैच्योरिटी डेट कौन सी हो जाएगी कि जिसके बाद इस बिल का अस्तित्व होना ना होना बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमें नया बिल इशू करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसकी फिर मान्यता खत्म हो जाएगी इस बिल की। तो वो मैच्योरिटी डेट कौन सी होगी, वो स्पेसिफिक डेट प्लस 3 डेज, ठीक है। सपोज आपको बिल पे मेंशन की थी कि पे ऑन 27 मार्च, ठीक है, तो 27 मार्च जो हो गई उसकी ड्यू डेट हो गई, लेकिन 27 मार्च प्लस 3 डेज कितने हो गए आपके, 27, 28, 29, 30, तो 30 मार्च आपकी हो गई इसकी मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है, कि इसके बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अब दूसरा केस ये बनता है कि जब हमारा बिल पेबल होता है आफ्टर नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है, आपको नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए, जैसे सपोज अब आपको 27, सपोज आपने 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को ड्रॉ किया था बिल, ठीक है, और बोला था कि 3 मंथ्स बाद पे करना, तो 3 मंथ्स के बाद ड्यू डेट कौन सी बनेगी मेरी इसकी, बताओ जरा, फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल आ गया, तो 1 अप्रैल आ गई, ठीक है, तो जनवरी के बाद पूरा का पूरा 1 महीना काउंट करोगे, ठीक है। तो ड्यू डेट मेरी कौन सी होती है उसमें, आफ्टर 3 मंथ्स, ओके। अब इस केस में मैच्योरिटी डेट कौन सी होगी, आफ्टर 3 मंथ्स प्लस 3 डेज, मतलब इस केस में कौन सी हो जाएगी, 1 अप्रैल में आप लोग प्लस करोगे 3 डेज एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगी आपकी 4 अप्रैल, ठीक है।
अब तीसरा केस क्या आता है हमारा, जब हमारा बिल मेड होता है पेबल आफ्टर नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ डेज मेंशन है। अगर आपको मंथ्स बोला है तो आप मंथ्स काउंट करोगे, ठीक है, और अगर आपको डेज बोला है तो आप डेज काउंट करोगे। अगर अब इसने बोल दिया कि 1 जनवरी के बाद 90 डेज में पे करना, अब 90 डेज में एक बात याद रखने वाली है, मजे मजे में हम लोग 90 डेज को 3 मंथ्स मानकर ऐड कर देते हैं और 1 अप्रैल लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर काउंट करने वाली बात क्या है, काउंट करने वाली बात ये है कि जनवरी में 31 डेज होते हैं, ठीक है, जनवरी में 31 होते हैं, फेब में होते हैं आपके 28, ठीक है, 28 या 29 अगर लीप ईयर होता है तो, और मार्च में होते हैं आप लोगों के 31। तो अब आपको ये ऐड करने पड़ेंगे, सारे के सारे डेज ऐड करोगे आप लोग। तो 31 और 31 कितने हो गए आपके 62 और इसको ऐड करोगे तो 62 ऐड करोगे तो 90 डेज ही हो गए। लेकिन इसमें बात करने वाली, याद रखने वाली कौन सी है कि 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होगा गिनना, 2 जनवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है। जिस दिन बिल बनता है उस दिन के बिल को हम लोग, डेट को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी खत्म हो जाएगी तो 2 जनवरी से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 जन से करना स्टार्ट करोगे, 2 जन से आप लोग गिनोगे 90 दिन गिनना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो 2 जन से हम लोग कैसे गिनेंगे, तो जब आप लोग 2 तारीख से गिनना स्टार्ट करोगे, मतलब काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ठीक है। ये हो गए आपके 60 दिन, सॉरी 30 दिन। फिर ऐसे आप लोग 28 फरवरी के गिनोगे और 31 मार्च तक के गिनोगे। तो आपकी ड्यू डेट भी, इसमें भी वो बात अलग है कि 1 ही अप्रैल आएगी, ठीक है। तो मतलब इसमें मेरा समझाने का मतलब क्या था कि आप 1 जनवरी से 1-2 करना स्टार्ट नहीं करोगे, 2 जनवरी से स्टार्ट करोगे, 2 जनवरी को आप अपना फर्स्ट डेट मानोगे, ठीक है, फर्स्ट डे मानोगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, फिर 90 डेज प्लस करने के बाद इसमें मेरी डेट आ जाएगी 1 अप्रैल। और इसमें भी सेम ही होता है, मैच्योरिटी डेट कौन सी होगी, आफ्टर 90 डेज प्लस 3 डेज, मतलब 93 डेज। तो कितना हो गया आपका 4 अप्रैल, ओके। अब ये केस आ जाता है कि सपोज ड्यू डेट एक पब्लिक हॉलीडे आ जाए, ठीक है, ड्यू डेट आप लोगों की एक पब्लिक हॉलीडे आ जाए, तो इसमें क्या इस चीज से फर्क पड़ेगा, चलो इसमें ड्यू डेट या फिर डेट ले लो, अगर मैच्योरिटी डेट भी ले लो, और जब मैच्योरिटी डेट इज डेट इज एन पब्लिक हॉलीडे, इज अ पब्लिक हॉलीडे, ठीक है। अगर आपकी ड्यू डेट अगर पब्लिक हॉलीडे होती है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर मैच्योरिटी डेट आप लोगों की पब्लिक हॉलीडे होती है तो हम लोग सपोज, अब मैच्योरिटी डेट इसमें क्या थी 4 अप्रैल, और अगर 4 अप्रैल संडे की या फिर कोई पब्लिक हॉलीडे, कोई भी ऐसा कोई फेस्टिवल है जो गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि छुट्टी होगी, तो उसमें क्या होता है हम लोग 3 अप्रैल को मान के चलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया उसका 1 डे बिफोर, इसको आपकी बुक में लिखा हुआ है प्रीसीडिंग डे, ठीक है, मतलब उससे 1 दिन पहले की बात होती है। अब यहां बात आ जाती है, अगर ड्यू डेट जो है एक इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, मतलब आपने सोचा तो था कि वर्किंग डे होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी है, सपोज 3 दिन का उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, और उसमें आपकी ड्यू डेट भी इंक्लूड हो गई और मैच्योरिटी डेट भी इंक्लूड हो गई। तो अगर ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट दोनों इंक्लूड हो जाती है तो आप लोगों की कौन सी डेट पे मैच्योर होता है, इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो सिर्फ ड्यू डेट ही उसके अंडर चली गई अनफोर्सीन इमरजेंसी के अंदर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैच्योरिटी की पीरियड, सपोज 4 अप्रैल गवर्नमेंट ने एक हॉलीडे डिक्लेयर कर दी, ठीक है, वो ना तो संडे थी ना कुछ और थी ना सेकंड सैटरडे था, बस उसमें क्या डिक्लेयर कर दिया कि इस दिन छुट्टी होगी और 3 दिन की छुट्टी होगी, मतलब आपकी मैच्योरिटी डेट भी चली गई। तो इसमें पेमेंट कौन सी होगी, या तो नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट बिजनेस डे, मतलब जिस दिन अब आपका काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज 3 दिन बाद संडे पड़ गया तो क्या वो मेरा मैच्योरिटी डेट होगा, नहीं, फिर मंडे होगा, ठीक है, जो मंडे को डेट पड़ेगी, ओके। तो नेक्स्ट बिजनेस डे जो होगा वो आपकी मैच्योरिटी डेट इसमें हो जाती है। अब एक चीज है, एक चीज समझो,
अगर सपोज बीच में ऐसा हो कि डेट ही मेंशन नहीं है बिल पे, इस पूरे केस में डेट मेंशन थी, अब बिल में डेट ही मेंशन नहीं है और उसने ये कह दिया, ड्रॉअर ने ये कह दिया कि जिस दिन मैं पैसा मांगूंगा उस दिन आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नो डेट मेंशन, ठीक है, मतलब पेमेंट ऑन डिमांड, कि जिस दिन मांग लिया उस दिन देना पड़ेगा। ओके, तो इसके केस में क्या होता है, इस केस में आप लोगों का ग्रेस पीरियड नहीं होता, ठीक है, ग्रेस पीरियड नहीं होता। इसका मतलब ड्यू डेट ही आप लोगों की मैच्योरिटी पीरियड हो जाती है, मैच्योरिटी डेट हो जाती है। समझ गए? इसको मैं टाइप करके डाल दूंगी अच्छे से, ठीक है। अभी पढ़ने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, वरना नोट्स में पूरा टाइप भी मिलेगा आपको ये, ठीक है। तो क्या समझे, जिस दिन अगर कोई डेट मेंशन नहीं है, मतलब ड्रॉअर ने ये बोला है कि जिस दिन मैं पैसे मांगूंगा उस दिन आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो उसके केस में ग्रेस पीरियड नहीं होता, मतलब वो 3 दिन का आपको एक्सेस भी नहीं मिलता, और जिस दिन ड्यू डेट उसने बोल दी कि इस दिन आके पैसा दो, वही उसकी मैच्योरिटी डेट मानी जाती है, ठीक है। तो इतना सा केस था हमारा कैलकुलेशन में। कल जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको भी साथ के साथ करेंगे, सारे केसेस समझाऊंगी मैं आपको। ओके, अब कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में जो आपके बाकी के केस होते हैं कि जब आपने रिटेन करके रखा है मैच्योरिटी तक, एंडोर्स कर दिया, डिस्काउंट करवा लिया, सेंट फॉर कलेक्शन हो गया, तो उनके केसेस में कैसे कैसे पेमेंट और डिसऑनर की एंट्री होती है वो मैं आपको करवाऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए रिवाइज कीजिएगा, कोई डाउट हो तो मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग पूछ सकते हो, और लाइक जरूर करें वीडियो को अगर पसंद आए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम है और इस टाइम पे पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, सो अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।